आज हम करेंगे चौथा भौतिक वर्गीकरण भारत का, कोस्टल प्लेन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तटीय मैदान। इससे पहले हम 3 कर चुके हैं। पहला पहाड़ी प्रदेश, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा पठारी भाग, और आज हम चौथा कर रहे हैं तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। ये देखिए, इंडिया का तटीय मैदानी भाग भारत के दक्षिणी भारत के किनारे किनारे स्थित है। जैसे यहाँ गुजरात से लेकर नीचे तक ये पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। तो 2 पार्ट हो गए तटीय मैदान। यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक तटीय मैदान है। इसके 2 भाग हो जाते हैं। ये वाला भाग पूर्वी तटीय मैदान और ये वाला भाग पश्चिमी तटीय मैदान। इस तरह से 2 भाग हैं भारत के तटीय मैदान के। पूर्वी तटीय मैदान अब आपके सामने दिख रहा है। ये देखो, पूर्वी तटीय मैदान के 2 भाग कर रखे हैं। पूर्वी तटीय मैदान के 2 भाग हैं। एक सेकेंड। पूर्वी तटीय मैदान के 2 भाग हैं। फर्स्ट पार्ट है उत्तरी सिरकार मैदान, जो ऊपर पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ तक है, और सेकंड पार्ट है कोरोमंडल तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान के 2 भाग हो गए, उत्तरी सिरकार मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। ये केवल पूर्वी तटीय मैदान के भाग हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान ये वाला पार्ट है, जिसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है गुजरात का सारा पार्ट, गुजरात से लेकर यहाँ मुंबई तक। ये एक पार्ट हो गया, जिसका नाम है काठियावाड़ तटीय मैदान। फिर सेकंड पार्ट है मुंबई से लेकर नीचे गोवा तक। ये सेकंड पार्ट हो गया, जिसको कोंकण तटीय मैदान बोलते हैं। तीसरा है मालाबार तटीय मैदान, जो कि गोवा से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक हो गया। यानी इसके 3 भाग हो गए पश्चिमी तटीय मैदान के। तो पूर्वी और तटीय, पूर्वी भाग को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी तटीय मैदान को, और पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। ये पूरा दोनों को मिलाकर भारत के तटीय मैदान है। अब भारत के तटीय मैदानों का विस्तार पश्चिम में अरब सागर के तट गुजरात और पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के किनारे स्थित है, जैसा कि मैंने आपको अभी नक्शे में दिखाया है। प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में उनके स्थान के अनुसार उन्हें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। पहले पश्चिमी तटीय मैदान, जैसा आपने नक्शे में देखा था, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। यानी आपने जो नक्शा देखा था, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये जो पार्ट है, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग की चौड़ाई ज़्यादा है कम तुलना इसके पश्चिमी भाग की तुलना में। तो हम पश्चिमी भाग का पढ़ रहे थे कि पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में चौड़ा कम है। अब आप देखो, यही हमने इसमें लिखा है कि अधिक संकरा है, यानी पूर्वी की तुलना में पश्चिमी भाग संकरा है। पश्चिमी घाट का ढाल अधिक तीव्र होने के कारण पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियों को प्रवाह बहुत तेज़ होता है, जिसके कारण नदियां अरब सागर में मिलने से डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वारनदमुख को ही इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। मालाबार तट का अधिकांश हिस्सा केरल में आता है, अतः इसे केरल तट भी कहा जाता है। यानी मालाबार तट को हम दूसरे नाम से केरल तट के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि मालाबार तट जहाँ है उसके किनारे किनारे केरला राज्य का हिस्सा है, इसीलिए उसको केरल तट कहा जाता है। यहाँ अधिक लेगून झील हैं। लेगून झील का जल खारा होता है, क्योंकि यह समुद्र के संपर्क में रहता है। केरल में स्थानीय रूप से लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेगून झील को केरल में क्या कहा जाता है, यानी कयाल कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का, जैसे मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन से? सबसे ऊपर वाला भाग था काठियावाड़ तट, जो कि गुजरात से मुंबई तक था। दूसरा कोंकण तट, जिसको मुंबई से गोवा तक था। और तीसरा था मालाबार तट, जो कि गोवा से कन्याकुमारी तक है। जो कि थर्ड पार्टी मालाबार तट
जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि केरला के सहारे सहारे है, तो जो गोवा से कन्याकुमारी तक है तो मालाबार तट को केरल तट भी कहा जाता है। पश्चिमी तट में नदियाँ तेज़ गति से अरब सागर में गिरती हैं। जो पश्चिमी तट की तरफ नदियाँ आती हैं वो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, और जो पूर्व की तरफ जाती हैं वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। पश्चिमी तट में नदियाँ तेज़ गति से अरब सागर में गिरती हैं तथा समुद्र के पानी को पीछे धकेलती हैं, जिससे यहाँ ज्वारीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे गुजरात में नर्मदा और तापी नदी, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी व ज्वारी, केरल में भरतपुरा पेरियार ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। फिर है पूर्वी तटीय मैदान, जो कि चौड़े वाले हिस्से हैं, पश्चिमी वाले संकरे थे। चौड़े वाले हिस्से भारत में पूर्वी तटीय मैदान में नदियों का ढाल मंद होने के कारण इनका प्रवाह बहुत धीमा होता है। जिस नदी का ढाल तीखा होगा उसका प्रवाह भी तेज होगा, जिस नदियों का ढाल मंद होगा वहाँ प्रवाह भी बहुत धीमा होगा, जिसके कारण जब ये समुद्र की तेज़ लहरों से टकराती हैं तब इनका जल सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाता है और नदियाँ अपने जलोढ़ निक्षेपों को मंद गति होने के कारण यहीं छोड़ देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा निरंतर समुद्र की ओर भागता रहता है। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलने से हुआ है, इसलिए यह जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ और धान के लिए प्रसिद्ध है। धान यानी चावल, जैसे महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा। इन चारों नदियों के डेल्टा नदियों के मुहानों पर बनते हैं। जब ये नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, के मुहाने से कन्याकुमारी तक है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। वो दो भाग हैं, कोरोमंडल तट और उत्तरी सिरकार तट। अभी आपने देखा ऊपर वाला उत्तरी सिरकार था और नीचे वाला कोरोमंडल तट था। यहाँ पश्चिमी तट की तुलना में कम लैगून झीलें हैं, जबकि राज्यों के अनुसार इसमें विभाजित किया जा सकता है। जैसे उड़ीसा तट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था वो उड़ीसा का पार्ट था, बीच वाला आंध्र तटीय मैदान, और सबसे नीचे वाला तमिलनाडु तटीय मैदान, जिसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। यानी ये इन्होंने जो तट या जो मैदानी भाग जिस राज्य से लग रहा है उस राज्य के नाम के आधार पे इन्होंने नाम दिए हैं। तो इनके हिसाब से पूर्वी तटीय मैदानों को तीन भागों में बांट दिया। जो उड़ीसा में हिस्सा आता है उसको उड़ीसा तट, जो आंध्र प्रदेश में हिस्सा आता है वो आंध्र तट, और तीसरा तमिलनाडु तटीय मैदान या कोरोमंडल तट। अब है द्वीपीय समूह, पांचवा भाग, जो कि आखिरी भाग है भौतिक वर्गीकरण का, इंडियन आइलैंड्स यानी भारत के द्वीपीय समूह। इसका नक्शा देखो, ये नक्शा है द्वीपीय समूह का। ये बंगाल की खाड़ी में है लक्षद्वीप द्वीप, और ये है बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार समूह भी दो भागों में है। ऊपर वाले जो भाग है वो अंडमान और नीचे वाले भाग है वो निकोबार। निकोबार द्वीप का सबसे जो साउथ पॉइंट है, निकोबार द्वीप का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि यहाँ पे ये जो पार्ट ऊपर, हाँ, दक्षिणतम बिंदु ये है जिसको निकोबार आइलैंड्स का दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि और द्वीपीय समूह को मिलाते हैं तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आता है। अब इसके बारे में ये नक्शा आपने देखा, ये केवल द्वीपीय समूह के लिए है, इसमें मुख्य भूमि को नहीं लिया है। दूसरा है द्वीप समूह। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 247 है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को अगर मिलाते हैं तो 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में, यानी अंडमान निकोबार दोनों को मिला के 204 तो बंगाल की खाड़ी में, और बाकी जो बच गए वो अरब सागर में। अरब सागर में स्थित द्वीप प्रवाल भित्ति हैं। मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, कवारत्ती, अमीन द्वीप आदि अरब सागर के प्रमुख द्वीप हैं। इसमें से मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, जिसका दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है।
अंडमान द्वीप की बात कर रहे हैं, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जो भी पहाड़ी भाग है और उसमें भी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको सैडल पीक के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में।